मुझे याद है कि मैं कैसे उस झुग्गी वाले घर में रहती थी और सुबह 4 बजे बिना कुछ खाए निकल जाती थी। जब 14 साल की थी तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे उड़ना है। बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, कैसे आऊँगी कैसे नहीं आऊँगी, कहाँ जाकर आऊँगी, कुछ नहीं पता था। इतने साल से जो मैं 1 साल और उस हवाई जहाज को देख के कर रही थी, आज वो दिन मेरे पास था और मैं एक छोटे शहर की लड़की क्या कर सकती है? खाना बना सकती है, घर संभाल सकती है या फिर शादी करके अपने पति का ख्याल रख सकती है। पर मैंने कुछ बड़ा किया है और इतना बड़ा कि मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर चुकी हूँ। तो मेरी कहानी की शुरुआत करें तो ये शुरू होती है सहारनपुर के एक छोटे से घर से, जहाँ मेरे पिताजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और मेरी मम्मा घर संभालती है। तो मैं इस कहानी को बताते हुए बताना चाहूँगी कि मैं उड़ना चाहती थी शुरू से। जब 14 साल की थी तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे उड़ना है। जब भी मेरे घर के सामने से एक हवाई जहाज़ जाता था तो ऊपर जाकर उसे देखकर कहती थी कि बस 1 साल और मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगी। कैसे आऊँगी कैसे नहीं आऊँगी, कहाँ जाकर आऊँगी, कुछ नहीं पता था, पर पता था कि उड़ना है। मुझसे जब लोग पूछते थे कि तुझे करना क्या है तो बोलती थी एयर होस्टेस बनना है, पर बनना कैसे है कुछ नहीं पता था, होता क्या है ये तक नहीं पता था। वहाँ के लोग मुझसे पूछते थे कि एक एयर होस्टेस होता क्या है, मुझे भी नहीं पता था। उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि मुझे नहीं पता, पर टीवी में देखा है जो 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे करती है वो एक एयर होस्टेस होती है, मुझे एयर होस्टेस बनना है। उतने में मेरे पिताजी को जब मैंने बताया कि मुझे एक एयर होस्टेस बनना है, उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि एयरपोर्ट्स कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, वहाँ पे कौन लोग आते हैं, किसी को नहीं पता था। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा तो सहारनपुर में भी किसी को अंदाज़ा नहीं है कि एक एयरपोर्ट कैसा दिखता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कुछ नहीं पता था किसी को। तो उन्होंने कुछ मनगढ़ंत बातें उन्हें बताई कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, इस फील्ड में शोषण होता है और इस फील्ड में प्रमोशन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये बातें उनके मन में घर घर गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू कुछ भी कर ले, पर मैं इस फील्ड में तुझे नहीं भेज सकता जिस फील्ड के बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो। पर मैंने भी सोच रखा था कि मुझे यही करना है, मुझे उड़ना है। मेरे पिताजी को मैंने हमेशा सड़कें नापते हुए देखा था और मुझे लगता था कि अब मैं ये चीज़ तो नहीं कर सकती, मुझे इन्हें रोकना है और मुझे इन्हें एक ऐसी जगह बिठाना है जहाँ पर ये इज्जत के साथ कह सके कि हाँ मैंने वो चीज़ हासिल करी है लाइफ ज़िंदगी में। इतनी मेहनत करने के बाद आज मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जिनको मैं कभी एयरपोर्ट छोड़ के आया करता था। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप मेरा थोड़ा सा साथ दो और मुझे खुद के कदमों पर विश्वास है कि अपनी मंजिल ज़रूर पा के रहेंगे। तो जब मुझे पता चला कि एयर होस्टेस बनने के लिए इंटरव्यू देने दिल्ली जाना पड़ता है, तो मुझे ऐसा हुआ कि ठीक है दिल्ली तक मैं चली जाऊँगी, पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे इंटरव्यूज़ मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से क्लैश हो रहे थे। यहीं मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और उसी दिन मेरा इंटरव्यू था। अब ना मैं बोर्ड्स छोड़ सकती थी ना ही मैं इंटरव्यू छोड़ सकती थी, दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। इतने साल से जो मैं 1 साल और उस हवाई जहाज़ को देख के कर रही थी, आज वो दिन मेरे पास था और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैं सुबह ही अपने बैग में किसी से शर्ट, किसी से स्कर्ट, किसी से ब्लेज़र मांग कर निकल गई कि मैं अपना बोर्ड जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के बाद दिल्ली की ट्रेन में बैठकर निकल जाऊंगी। वही मैंने वैसा ही किया। 12 बजे तक अपना बोर्ड निपटा के मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई। कुछ 5 घंटे के बाद मैं दिल्ली उतरी। वहाँ उतरने के बाद मुझे किसी ने बताया कि इंटरव्यू इस जगह पर हो रहे हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं निकल गई मेरी माँ के साथ वहाँ पर और मैंने देखा कि कुछ 1600 लोग वहाँ पर थे और उन्हें देखने के बाद मेरा हौसला थोड़ा सा डगमगा गया था, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा हाई फाई लग रहे थे देखने में कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनके बराबर भी खड़ी हो सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक आने के बाद अब मैं वापस कैसे जाऊँगी, किस मुंह से जाऊँगी कि मैं बोल कर आई थी कि मैं करके ही कुछ आऊँगी। और मैंने सोच लिया कि अभी मैं आगे कुछ ना कुछ तो करना है और मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और पहला इंटरव्यू क्लियर हो गया। वो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कर सकती हूँ, आगे कुछ भी आ जाए मुझे करना है तो करना है। उसके बाद पता चला कि 5 दिन और इंटरव्यू के लिए मुझे रोज़ दिल्ली आना पड़ेगा, 5 इंटरव्यू क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे सोच पाऊँगी।
तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आगे करना है तो मुझे वापस अभी घर जाना पड़ेगा, उसके बाद अगले दिन फिर से दिल्ली आना है। तो मैंने वही चीज़ फिर से करी। मैं घर गई, अपने बोर्ड्स फिर से करे। बोर्ड्स देने के बाद मैं ट्रेन में बैठी, स्कूल ड्रेस में ट्रेन में बैठी, और इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू की जगह पर जाकर मैंने वापस से कपड़े चेंज करे, इंटरव्यू दिया। और पता चला कि 1600 लोग में से वहाँ हम 13 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे आगे के राउंड्स के लिए। वो खुशी मैं बयां भी नहीं कर सकती कि उसमें कैसा लग रहा था कि 1600 लोगों को पीछे छोड़ के, जो ना जाने कितने बड़े बड़े शहरों से, कितने अच्छे अच्छे घरों से आए थे, हम उन 1600 लोगों को छोड़कर हम 13 लोग सिलेक्ट हुए थे। मुझे क्या लगता है कि हौसला एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबको खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैंने क्या किया, 1600 लड़कियों को पीछे छोड़ के सहारनपुर के एक छोटे से घर से निकल के मैं उन 13 लड़कियों में सिलेक्ट हुई थी। तो मैंने खुद पे विश्वास किया था, मुझे भरोसा था खुद पे कि मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे से कई लड़कियाँ कर सकती हैं। आपको बस खुद पे विश्वास रखना है। खुद पे अगर विश्वास है तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, कोई भी मंजिल आपके लिए आसान हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने 1600 लड़कियों को पीछे छोड़ दिया, मैं 13 लड़कियों में सिलेक्ट हो गई हूँ, अब मैं शायद एयर होस्टेस बन जाऊँगी, ये मंजिल बहुत आसान हो गई है। पर मुझे पता चला कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। मुझे पता चला कि आगे जाने के लिए मुझे कुछ 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ना मेरे पास थे ना मेरी माँ के पास थे। मैं बाहर आई, बहुत निराश होकर मैंने अपनी माँ से कहा कि उड़ने का जो मेरा सपना था शायद यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ना तो मेरे पास 50,000 है ना आपके पास, और ना कभी ये सोचा था कि आगे जाने के लिए पैसों की ज़रूरत भी होती है। तो पता चला, मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा जब तूने उड़ने का ठान लिया है, अब आसमान के कद को मत देख, अब तू अपना विश्वास वैसा ही रख। जहाँ हम इतनी दूर किराया खर्च के 5 दिन आए हैं, वैसे ही हम इतनी दूर भी जाएंगे। तू आगे का सोच, तुझे अगर तू कर सकती है, तू अपनी मेहनत से इस पैसे को वापस भी कर देगी, मैं जिससे भी लूँगी, मुझे विश्वास है। और मैंने तब सोच लिया कि अब मुझे कुछ करना ही है, मैं इतनी दूर आने के बाद वापस पीछे नहीं जा सकती। मैं बहुत दूर निकल आई हूँ सहारनपुर से, अब मुझे वापस उस शहर में नहीं जाना। मैं घर गई, हमने पिताजी को मनाया, हमने उनको बोला कि जैसे तैसे भी करके हमने उन्हें बताया कि ये फील्ड इतनी बुरी नहीं है, फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जैसे तैसे हमने उनको सब समझाया। समझाने के बाद वो समझ गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तू 1600 लोगों को छोड़ के आगे निकल सकती है तो मुझे विश्वास है कि तू आगे जो भी करेगी अच्छा करेगी। हम वहाँ से निकले। हमने 50,000 किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मांगे थे अपने, और उन्होंने हमको ये बोलकर पैसे दिए थे कि जब तुम वापस आओ तो ये 50,000 मुझे लौटा देना, 50 के 60 लौटा देना। कुछ ऐसा ही मेरी माँ ने ब्याज पे पैसा उठाया था अपने सगे रिश्तेदार से। पैसा लेकर हम वहाँ से निकले। रात को बॉम्बे की ट्रेन में हम बैठ गए, पर पहली बार शहर से इतनी बड़े शहर में जा रहे थे और कुछ आइडिया नहीं था कि अगर हम जा रहे हैं तो 50,000 के 50,000 ही नहीं लेके जाने चाहिए, उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे लेकर जाने चाहिए। तो हम जब निकले तो मेरी माँ ने 50,000 को भी, मुझे आज भी याद है कि ऐसे छुपा के लेकर गई थी वो, कि अपनी सलवार के अंदर एक खुफिया पॉकेट उन्होंने बनवा रखी थी, उसके अंदर उन्होंने वो 50,000 छुपा रखे थे कि कहीं वो पैसे चोरी ना हो जाए रात को। तो मुझे आज भी हंसी आती है सोच के कि वो 50,000 भी उस समय ऐसे थे जैसे 1 करोड़ रुपए हम लोग संभाल के लेकर जा रहे हैं। तो जब हम बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर कोई अकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने लिए खुद ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। और बॉम्बे में घर ढूंढना जैसे भगवान को ढूंढने के बराबर है। हमने अपनी तलाश शुरू करी और जाके एक छोटा सा घर हमें मिला, और हमें ऐसा ही लगा कि सहारनपुर में किराया हद से हद 2,000-3,000 तक होता है, इससे ऊपर जाता ही नहीं। तो हमें ऐसा लगा कि किराया इतना ही होगा। हम गए, हमने पूछा कि किराया कितना होगा, उसने हमें बताया कि किराया 9,000 रुपये है, और उस समय हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपये थे। मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा 50,000 अगर मैं यहाँ पर 9,000 दे दूँगी तो तू ट्रेनिंग में क्या देगी, और वापस जाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान वापस जाना होता तो मैं वापस जाके जैसे तैसे करके ले आती, और मुंबई में हमारा कोई है नहीं। जैसे तैसे हमें उस समय के लिए हमने 9,000 उसको दिए, और मैं अगले दिन अपनी ट्रेनिंग पर गई। वहाँ जाने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं बाकी के पैसे आपको बाद में दे दूँगी, ऐसे ऐसे मेरी कंडीशन है, और वो समझ भी गए। ऐसे ही करते करते लोकल्स के धक्के खा के, बसेस के धक्के खा के मेरे 3 महीने कुछ बॉम्बे में निकल गए, और मुझे लगा चलो सफ़र ख़त्म हुआ, अब मुझे मेरे पंख मिल जाएंगे, मैं उड़ सकूँगी।
पर पता चला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेनिंग 15 दिन के लिए और एक्सटेंड हो गई है, और 15 दिन के लिए सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, क्योंकि घर सिर्फ 3 महीने के लिए लिया था और ओनर ने मुझे कह दिया था कि अगर आपको आगे रहना है तो आपको और रेंट देना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे रेंट देने के, और उसने मुझे कहा कि मैंने नया किराएदार ढूंढ लिया है, आप घर खाली कर दीजिए। उस समय बॉम्बे में मुझे छत नहीं थी मेरे सर पे, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो मैंने कुछ सोचा कि अब मैं वापस तो जाऊंगी नहीं, मैंने 3 महीने जैसे तैसे काटे हैं, मुझे आगे भी सफ़र पूरा करना है, ये 15 दिन ही बचे हैं, इतनी सी मंजिल मेरी बची है, मुझे इसे पूरा करना है। मैंने अपने घर पे फ़ोन लगाया, मेरे घर के सामने कुछ लोग रहते हैं, मैंने उनको बोला कि आपके कुछ रिश्तेदार बॉम्बे में रहते थे, मैंने एक बार सुना था, तो क्या मैं उनके घर रह सकती हूँ 15 दिन के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि वो बॉम्बे नहीं, पनवेल में रहते हैं, जो कि बॉम्बे से 3.5 घंटे दूर है। उस समय मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पनवेल में रह लूँगी, आप मुझे बस उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैंने उसी समय अपने दोनों बैग पैक करे, नीचे उतरी, स्टेशन तक गई और लोकल में बैठ गई। कुछ 10:30 बजे रात को मैं पनवेल में उतरी। वहाँ उतरने के बाद पता चला कि वो एक झुग्गी में रहते हैं, कुछ ऐसे घास फूस से बना हुआ घर होता है, उसमें रहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, हमारे पास यही है सर ढकने के लिए, अगर तुझे रहना है तो इसी में रह सकती है। और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था और मुझे कोई छत दे रहा था, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती थी। तो मैंने उनकी बात मानी, मैं 15 दिन वहाँ पर रही और कुछ ऐसे दिन कटे उन 15 दिनों में जो मैं यहाँ बयां भी नहीं कर सकती। कुछ ऐसा कि एक दिन खाना खाया, 3 दिन भूखे पेट सो गए, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलती थी मैं और कुछ ऐसे 7:30 बजे पहुँचती थी ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग ख़त्म करते ही 7 बजे लोकल ट्रेन में बैठकर 10:30 बजे रात को पनवेल वापस आना, फिर अगले दिन ट्रेनिंग के लिए पढ़ना, इतना आसान नहीं था। 15 दिन मेरे जैसे तैसे कट गए। उसके बाद मुझे पता चला कि फाइनली मैं एक एयर होस्टेस, एक क्रू का टाइटल मुझे मिल रहा था, और वो खुशी मैं बता नहीं सकती कि जब मुझे मेरे पंख मिले वो कैसी खुशी थी। एक एयर होस्टेस, मेरा नाम लिखा गया, एक सर्टिफिकेट मुझे मिला जिसमें लिखा था भावना खन्ना एयर होस्टेस। तो जब मुझे पता चला, मैंने घर पे बताया, मेरे पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने सबको बताया कि मेरी बेटी हवाई जहाज में उड़ रही है। कोई भी प्लेन मेरे घर से निकलता था और मेरे पिताजी को लगता था उसमें मैं ही बैठी हुई हूँ। वो एकदम से बाहर आकर देखते थे और उनको लगता था कि मैं बैठी हूँ। इस सफ़र के बाद सक्सेस तो हासिल कर ही ली थी, ये तो पता था, पर एम्बैरेसमेंट्स जो साथ में उस सक्सेस के आई, वो बाद में पता चला कि फील्ड तो ऐसी चुन ली कि चलो ठीक है उड़ना है, पर इस फील्ड के बाद जो कठिनाइयाँ आई इस फील्ड को एक्सेप्ट करने में, वो थोड़ी सी मुश्किल थी। जाना, यहाँ से होटल्स में जाना, होटल्स में जाने के बाद जो थोड़े से एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे कि नींबू पानी आया तो उससे हाथ धोना है या उसको पीना है, नहीं पता था। टेबल मैनर्स नहीं थे कि नाइफ से काटते हैं और फोक से खाते हैं। उसके बाद 15 दिन तक तो मैंने यही नहीं किया कि मैं नीचे जाके टेबल पे कुछ खाऊं, होटल से ऊपर ही मंगाती थी, ऊपर ही खाती थी। बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, पर आज इस चीज़ की खुशी है कि मैं जहाँ भी हूँ एक अच्छे पद पर हूँ, अपने पिताजी को गर्व फील कराती हूँ। जिस ऑटो में वो बैठते थे अब वो ऑटो से कार पे आ गए, कार से अब वो प्लेन पे आ गए, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक बेटी होकर भी एक बेटे से अच्छा कुछ तो मैंने करा है। आखिरी में आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपके अंदर हौसला है, वो अच्छी बात है कि आप में हौसला है, मगर हौसले के साथ साथ अगर आप में मेहनत भी है, आपकी जो भी आपको कुछ करना है उसके लिए जुनून, उसके लिए मेहनत आपके अंदर है, तो कोई भी मंजिल आसान हो सकती है। मुझे याद है कि मैं कैसे उस झुग्गी वाले घर में रहती थी और सुबह 4 बजे बिना कुछ खाए निकल जाती थी। 3-3 दिन भूखे पेट सोना आसान नहीं होता, पर मुझे पता था कि मुझे ये करना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी थी, इसीलिए मैंने वो मेहनत करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करें, आपके अंदर वो हौसला है, उसके साथ आपने मेहनत भी करी, तो कुछ भी आप कर सकते हैं लाइफ में। मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता। शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन उसे पाने के लिए अगर आप मेहनत करते जाओ तो सारे धागे खुलने लगते हैं। तो कहते हैं ना, रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी भूख हो।
तो बस वो भूख अपने अंदर जगाइए, अपना हौसला, अपनी मेहनत करते जाइए और उसके बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।